ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो चेक दे दो एक बार। ओके सो काफ़ी लोग लाइव आ चुके हैं। ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। हम आ चुके हैं अपने एक और न्यू वीडियो के साथ। और आज के हमारे इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सो बेसिकली आप लोगों के साथ मैंने जो है ऑलरेडी 2 चैप्टर का रिवीजन करा दिया है आपके साइंस 2 का। और यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम 3rd चैप्टर के अपने रिवीजन की तरफ जो है बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब बोलोगे सर 3rd चैप्टर मतलब कौन सा? तो 3rd चैप्टर हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। यस सर, 5, 6, 7 एंड 8 आर बट हार्ड नहीं, हार्ड तो नहीं लगेगा। देखो 5 नीरज सर कराने वाले हैं, 7, 8 में से कोई एक चैप्टर मैं कराऊंगा और एक नीरज सर लेट क्यों हुआ है? लेट इसलिए हुआ बिकॉज मेरा तबीयत थोड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। 7:30 बजे मैं सोचा लेक्चर स्टार्ट करूं बट आवाज़ ही नहीं निकल रहा था, प्लस फिर मैं सो गया। तो सोया तो सीधा 9:30 बजे नींद खुला। 9:30 बजे नींद खुला तो देखा तो इतना लेट हो गया। फिर मैं बोला चलो अब फटाफट जाता हूँ, खाना वगैरह खाता हूँ, फिर फटाक से स्टार्ट करूँगा। अभी भी थोड़ा एनर्जी डाउन हो गया बिकॉज थोड़ा तबीयत खराब हो गया है। ओके कोई बात नहीं, अपन फिर भी कंप्लीट करेंगे जितना आज अपना जो टारगेट था 6 चैप्टर का ट्राई करेंगे 6 के 6 हुए। देखो अभी ये चैप्टर मैं फटाफट करा दूंगा, उसके बाद अपन डायरेक्ट चलेंगे चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। सो जितना मेरा पार्ट था कि 4 चैप्टर मेरे को आज कराने थे, 4 चैप्टर हो जाएंगे। देन नीरज सर को आज बोल दूंगा मैं, तो नीरज सर भी जो है जल्द से जल्द एटलीस्ट 2 चैप्टर करा देंगे। ठीक है, नहीं 2 चैप्टर तो कम से कम 1 चैप्टर तो और होएगा ही, ताकि 5 आज खत्म हो जाए। होप सो आप लोगों ने ये बीच का जो गैप आपको मिला रहेगा, इसमें आपने अपना चैप्टर नंबर 9 और 10 का पढ़ के खत्म किया होगा। ओके ठीक है, चलो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। खाना खाया क्या? यस अथर्व, खाना वगैरह हो गया है, एकदम हर चीज़ हो गई है। अब एकदम मूड में अपन आराम से जो है पढ़ते हैं। ठीक है चलो। सो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 जो है यहाँ पे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है। ये एक आपका ईवीएस का चैप्टर है। ईवीएस का ये एक चैप्टर आप बोल सकते हो, बायोलॉजी नहीं है ये, बट यहाँ पे अगेन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इस चैप्टर में से ना बड़े आंसर्स, जो बिग आंसर्स जो है ना इस चैप्टर में काफ़ी सारे हैं। सो बिग आंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को ये चैप्टर थोड़ा देख के लेना पड़ेगा। प्लस इसमें कुछ चार्ट्स वगैरह है वो भी आ सकते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चलेंगे। ठीक है चलो। So sir, I have completed learning of chapter number 9 and learning of chapter number 6 exercise only is remaining. Tomorrow I will learn it earlier. Okay ठीक है योशिता, बहुत अच्छी चीज़ है। यस जय श्री राम। सो आपको ट्राई करना था, जो अपने को बीच में जो टाइम मिला उसमें एटलीस्ट आपको अपना 2 चैप्टर का लर्निंग खत्म कर लेना था। सिंस अगर नहीं किया होगा तो भी कोई बात नहीं, अभी मैं ट्राई कराता हूँ कि 2 चैप्टर हो जाए। तो आपका क्या करोगे, आप रात में भले अभी आराम कर लेना, बट मॉर्निंग में उठ के ना जल्द से जल्द, बिकॉज आप ऐसा मत सोचो कि एक दिन एक्स्ट्रा टाइम मिला है तो आराम से पढ़ेंगे। नहीं, आराम से पढ़ने का टेंशन ये मत करो, बिकॉज आपका साइंस 1 में अगर थोड़ा भी कम हुआ है, यानी जो थोड़ा भी कम इन द सेंस कि 40 आउट ऑफ 40 अगर नहीं है साइंस 1 में, तो अपने को कोशिश करना है कि साइंस 2 में 40 आउट ऑफ 40 आए, बिकॉज ओवरऑल परसेंटेज अपने को कैसे भी इंक्रीज करा के लेना है। ठीक है चलो। सो अभी यहाँ वहाँ की बातें छोड़ते हैं और डायरेक्टली अपने चैप्टर के ऊपर आते हैं। सबसे पहले वो चीज़ें जो मैं हमेशा, अभी 2 चैप्टर मैंने कराया, सबसे पहले मैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ। जो बीच बीच में से जो आंसर्स आते हैं ना, बीच बीच में से कोई चीज़ें आती है, तो वो बीच बीच में क्या चीज़ें आती है सबसे पहले वो मार्क कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो है अपने को ये देख के, आपको ये आंसर्स देख के लेने हैं। यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है ना तो वह व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। तो ये 2 मार्क के लिए भी आ सकता है, ये 1 मार्क्स के लिए भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन आपको बताना है फूड वेब और फूड चेन के बारे में। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपको देख के लेना है। चारों क्वेश्चन के आंसर आपको किसी भी अपने नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो थिंक एंड आंसर। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है यहाँ पे व्हाट आर द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन फूड चेन, व्हाट इज एनर्जी पिरामिड। तो अगेन ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। 1 मार्क के जो 1 सेंटेंस आते हैं वहाँ पे आपको ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपको देख के लेना है। ठीक है, उसके बाद बहुत जो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये चार्ट। ये चार्ट आपको 5 मार्क के लिए भी आ सकता है, ये चार्ट आपको 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो ये चार्ट आपको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देके अच्छी तरह से करके लेना है। ठीक है, इकोसिस्टम का ये जो चार्ट है 5 मार्क के लिए भी पॉसिबल है आने के लिए, और 3 मार्क्स में भी आ सकता है। ऐसे ही अधूरा चार्ट आएगा, इस अधूरे चार्ट को आपको कंप्लीट करना रहेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 10 जगह खाली है, 10 जगह खाली है। मैं 1 हाफ मार्क 1 के लिए दे दूंगा और 5 मार्क के लिए मैं ये चार्ट पूछ लूंगा अगर मैं रहता तो इस तरह से आपको ये 5 मार्क में ये इकोसिस्टम का चार्ट आ सकता है। तो आपको अपने किसी भी नोट्स में मिल सकता है ये चार्ट, आपको वो चार्ट यहाँ से वहाँ से कंप्लीट करके लेना है और ये चार्ट प्रिपेयर करके लेना है। ठीक है चलो, तो यहाँ से ये एक चार्ट हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन है, लेट्स थिंक और कैन यू टेल।
what will be the effect on paddy field, number of which consumer will decline and which will increase। फिर यहाँ पे देखो if frog population declines all of a sudden, ऐसा आपको दे देंगे। 3 मार्क का ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आ सकता है, ये 3 मार्क के लिए आ सकता है ये क्वेश्चन। 3 मार्क में आपको ऐसा दे देंगे if frog production declines all of a sudden then answer the following question, what will the effect on the paddy fields, number of which consumer will decline and which will increase, what will be overall effect on that ecosystem। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है यहां से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ओके। उसके बाद व्हाट इज एनवायरमेंट, व्हाट इज इंक्लूडेड इन एनवायरमेंट, ये एक क्वेश्चन है। फिर व्हाट्स विच साइकिल्स आर ऑपरेटेड इन एनवायरमेंट, व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस, ठीक है। ग्रास ऑपर पॉपुलेशन विल इंक्रीज, यस यस, फर्स्ट क्वेश्चन है वो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। फिर यहाँ पे विच फैक्टर अफेक्ट द एनवायरमेंट हाउ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 3 मार्क या 2 मार्क में आ सकता है कि विच फैक्टर विल अफेक्ट द एनवायरमेंट और कैसे, ठीक है। और उसके बाद व्हाट विल हैपन इफ नंबर ऑफ कंज्यूमर इन एनवायरमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है यहाँ पे। उसके बाद आता है ये फैक्टर्स अफेक्टिंग का चार्ट, तो ये भी अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरमेंट, एक मैनमेड फैक्टर है और दूसरा जो है क्या है, दूसरा आपका मैनमेड फैक्टर, नेचुरल फैक्टर, और उसके जो है यहाँ पे चार्ट है। ये चार्ट भी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के लिए ये चार्ट आ सकता है आपको, ठीक है। तो ये मैं देखो आपको क्या कर रहा हूं मैं, ये आपको मैं बीच बीच में से पॉइंट्स उठा के, मतलब जो बीच बीच के क्वेश्चंस है ना, वो बीच बीच के क्वेश्चंस टिक करा रहा हूं कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद द अर्थ इज सफिशिएंट टू सैटिस्फाई एवरीवन नीड्स बट नॉट द ग्रीड, महात्मा गांधी। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क में आ सकता है या 3 मार्क में आ सकता है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अर्थ इज सफिशिएंट टू सैटिस्फाई एवरीवन्स नीड बट नॉट द ग्रीड, यानी अर्थ सफिशिएंट है लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए, ना कि उनका लालच। ग्रीड का मतलब होता है लालच, ठीक है। तो महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, तो ये भी, इसके भी ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल आर्टिफिशियल पॉल्यूशन। फिर ये एक अगेन, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, कंप्लीट द चार्ट। 3 मार्क में ये चार्ट आ सकता है, 5 में तो नहीं आएगा, लेकिन 3 मार्क में जरूर ये चार्ट आ सकता है, ठीक है। तो ये चार्ट भी आपको कंप्लीट करके लेना है, देख के लेना है आपको। फिर डू यू नो, यहाँ से एमसीक्यू कोई बन सकता है, यहाँ से कोई किसी ना किसी तरह का एमसीक्यू बन सकता है, तो ये भी आपको देख के लेना है। उसके बाद अ पीक इनटू हिस्ट्री, यहाँ से भी कुछ एमसीक्यू आ सकता है, इसमें से भी कोई ना कोई एक एमसीक्यू बन सकता है, तो इसको भी देख के लेना है। उसके बाद ये चार्ट, 2 मार्क के लिए ये चार्ट आ सकता है कि नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर टू सॉल्व नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम, और फिर 4 को यहाँ पे आपको दिए गए हैं, इन 4 को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2 मार्क में ये आ सकता है। उसके बाद डू यू नो, अगेन यहाँ पे ये डू यू नो जो दिया हुआ है, यहाँ से 1 मार्क के लिए आपको एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मैं देखो, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है यहाँ पे टिक करवा रहा हूँ। साइंस 1 में आपको आउट ऑफ मिल रहा है, ओके, अच्छी बात है शायद, नंबर ये ऑलवेज, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो, ये छोड़ दो। यहाँ पे ये डू यू नो इंपॉर्टेंट है, इसको देख के लेना। हिस्ट्री ऑफ स्मॉल मैन, ये तो इसके ऊपर तो आपको आंसर भी है, जादोमुलाई पियंग, यहाँ से भी आपको एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। तो एमसीक्यू यहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से सैक्रेड ग्रुप्स के तो आपका आंसर भी है, एक्सप्लेन द सैक्रेड ग्रुप्स, और ये स्ट्रिक हियर, ये सिंबल्स आपको दे देते हैं और उसके ऊपर बोला जाता है कि बताओ क्या है। हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व्ड, 6-7 पॉइंट है, ये कुछ भी करके आपको लर्न करके लेना है। हाउ द बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व्ड, एक्चुअली ये क्वेश्चन आंसर में भी है आपको, ठीक है। तो और ये माय रोल इन एनवायरमेंट, बट स्टिल ये अगेन, ये देखो इसमें आपको क्या आएगा मालूम है, इसमें ऐसा आपको डायरेक्ट नहीं आएगा माय रोल इन एनवायरमेंट अनुज, अरे अनुज बहुत दिन बाद दिख रहे हो आप, ये ऐसा डायरेक्ट पूरा इतना बड़ा चार्ट नहीं आएगा, आपको ऐसा बोल दिया जाएगा कि हाउ विल यू अवेयर द पीपल टू कंजर्व द एनवायरमेंट, सर प्लीज स्पीसीज एक्सप्लेन कर दीजिए। यस यस, सारे करूंगा, पहले एक बार टिक करा दो। तो यहाँ पे ना ये ऐसा आ सकता है कि हाउ विल यू क्रिएट द अवेयरनेस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, तो ऐसा अवेयरनेस पूछ लेंगे या फिर प्रिवेंशन पूछ लेंगे या प्रिजर्वेशन पूछ लेंगे, ऐसा बीच बीच में से पॉइंट ये लोग उठा के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बार देख के लेना, बस इतनी चीजें हैं इस चैप्टर में, ऑलवेज रिमेंबर, ये भी देख लेंगे एक बार अपन, ठीक है। तो इस तरह से ये बीच बीच में से जो चीज़ें हैं ना, ये बीच बीच की चीज़ें थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों को अपने, थोड़ा सा लैग आया था, लैग आई थिंक प्रॉपर हो गया है। आ जाओ वापस से आ जाते हैं, मैं क्या करूँ अब। अरशद से एक बोल रहा है कि मेरा 10th जो है 2017 में हो गया था, अच्छी बात है, अभी अपने लाइफ के ऊपर फोकस करो, पैसा कमाने पे ध्यान दो, ठीक है, पैसा कमाने पे ध्यान दो अगर हो गया है तो। 1 मिनट रुक जाना स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लैग हो गया था आई थिंक।
देन व्हाट आर यू डूइंग हियर। अरे बाप रे, अरे मेरे को एक चीज़ लगता है 10th वालों के लेक्चर में ना हम लोग को रिप्लाई ही नहीं देना पड़ता है। मतलब मैं रिप्लाई दूँ, कोई हम लोग का जो टीचर पढ़ाने वाला रिप्लाई दे, उससे पहले बच्चे आपस में रिप्लाई उसको दे देते, तो उसकी ऐसी मतलब उसको रिप्लाई पहले ही मिल जाता है। तो ये एक चीज़ जो है मैंने बहुत ज़्यादा अपने 10th के बैच में देखा है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो डायरेक्टली अब मैं चैप्टर से स्टार्ट करता हूँ, इकोसिस्टम वाला। तो अच्छा, मिलने आया था। अरे योशिता, उसकी बेइज्जती नहीं करो यार, ठीक है। हाँ ना, हो गया। चलो आ जाओ, स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम बेसिकली क्या है? इकोसिस्टम हम लोग पढ़ने से स्टार्ट करेंगे। सो इकोसिस्टम एक ऐसा बिहेवियर है हमारे एनवायरनमेंट का, एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं। जैसे कि कोई भी प्लांट हो, कोई भी एक एनिमल हो, या कोई भी, अगर एक एग्जाम्पल देता हूँ फिश का। फिश को देखो, हम लोग फिश टैंक में रखते हैं, तो फिश टैंक में जब हम लोग फिश को रखते हैं ना, तो उसको एक इकोसिस्टम देते हैं। इकोसिस्टम कैसे देते हैं? उसके अंदर हम लोग थोड़े बहुत रेत डालते हैं, फिर क्लोरीन, बहुत लोग क्लोरीन डालते हैं जिससे कि उसका इकोसिस्टम प्रॉपर हो जाए, और उसके बाद उसके अंदर थोड़ा बहुत पेड़ पौधे वगैरह डालते हैं जिससे कि उसको एक इकोसिस्टम मिले और मछलियां जो है ना फिश टैंक के अंदर मरे ना। तो ऐसे ही जो है ना हर एक एनवायरनमेंट में अपना एक इकोसिस्टम होता है। और ये इकोसिस्टम किन चीजों से बनता है? बहुत सारे बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर से। बहुत सारे बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर को मिला के जो है एक इकोसिस्टम बनता है, और उनके इंटरैक्शन से एक दूसरे के, जैसे ईच और हर एक फैक्टर जो है इकोसिस्टम का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर मैं प्रोड्यूसर्स की बात करूं, प्लांट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इकोसिस्टम के। हर्बीवोर्स लाइक डियर हो गए, गोट हो गए, शिप हो गया, कैटल हो गया, हॉर्सेस हो गए, कैमल्स हो गए। फीडिंग अपॉन प्रोड्यूसर्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल दूं। देखो यहाँ पे इन लोग ने यहाँ एक एक पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे। ये देखो यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ। देखो सबसे पहले बोला है कि प्रोड्यूसर से प्लांट्स, ओके। उसके बाद आ जाते हैं हमारे हर्बीवोरस, जैसे कि ये। तो प्रोड्यूसर जो है ना प्लांट्स को खाता है कौन? ये हर्बीवोर्स खाते हैं। हर्बीवोर्स जो है कोड हो गए, कैटल हो गए, शिप हो गया, हॉर्सेस, कैमल्स, ये लोग उन प्लांट्स को खाते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया प्रोड्यूसर्स। अगर प्रोड्यूसर्स होगा तो ही हर्बीवोर्स होगा। हर्बीवोर फीडिंग अपॉन द प्रोड्यूसर्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। प्रीडेटर्स लाइक लायन एंड टाइगर विच प्रिवेंट द ओवर पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स का मतलब ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, और मतलब हर्बीवोर जो है वो इंसानों को या मांस मछली, इंसान बोल रहा हूं मैं, मांस मछली नहीं खाते जैसे दूसरे जानवरों को नहीं खाते। और जो कार्निवोर्स होते हैं वो कार्निवोर जैसे कि प्रीडेटर्स भी उसे कहते हैं, तो वो लोग जो है इन हर्बीवोर्स को खाते हैं, यानी कि वहां पे वो लोग जो है मांस मछलियां खाते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, एक्सप्लेन कर दो सर। यस। तो प्रोड्यूसर वो होते हैं जैसे कि प्लांट्स हो गए। प्लांट्स क्या करते हैं? अपने खुद का खाना खुद ही प्रोड्यूस कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, तो इसके लिए उनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। देन हर्बीवोर्स के अंदर ये डियर, गोट, शिप, कैटल ये लोग आते हैं, क्योंकि ये हर्बीवोर्स है, ये लोग ग्रीन वेज मतलब जो घास फूस है ये सारी चीजें खाते हैं। यानी जो प्रोड्यूसर्स है जिसके अंदर प्लांट्स आ गया, ये प्लांट्स को खाने का काम कौन करता है? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स जो है इन प्लांट्स को खाने का काम करते हैं, जैसे डियर हो गया, गोट हो गया, शिप हो गए, कैटल हो गए। तो ये सारी चीजें जो है ये लोग कौन क्या खाते हैं? ये लोग इन प्लांट्स को खाते हैं। उसके बाद बात आती है प्रीडेटर्स की। प्रीडेटर जैसे कि लायन, टाइगर, ये लोग क्या खाते हैं? ये लोग इन हर्बीवोर्स को खाते हैं। हर्बीवोर्स का मतलब ये डियर, गोट, ये सारे लोगों को कौन खाता है? ये सारे लोगों को लायन, टाइगर जैसी चीजें खाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। अ क्वेश्चन में अराइजेस इन योर माइंड दैट वेदर द कैटरपिलर्स found in nature, organism present in filthy places, termites, insect present in dung are really useful. However, those organisms are also important though they are dirty. They are responsible for cleaning the environment. देखो आपके मन में आता होगा कि सर बहुत सारी बैक्टीरियाज है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, बहुत सारे अलग अलग चीजें, तो क्या ये लोग इतने गंदे होते हैं? तिलचट्टा जिसे बोलते हैं यहाँ पे, ग्रास हॉपर, तो क्या ये हमारे एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है? तो हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये लोग क्या करते हैं? हमारे एनवायरमेंट को क्लीन रखते हैं। तो हमारे एनवायरमेंट क्लीन रहे, इसी वजह से इन एनिमल्स का भी, इन इंसेक्ट्स का भी जो है हमें बहुत ज्यादा नीड है। ठीक है, इट मींस दैट आवर एग्जिस्टेंस इज ड्यू टू दिस फैक्टर्स प्रेजेंट अराउंड अस, हेंस वी शुड केयर फॉर दिस फैक्टर। और इस समय क्या समझ में आता है कि अगर आज हमारा एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, तो ये हमारा एग्जिस्टेंस किस वजह से पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ ये सारे जो भी इंसेक्ट्स है, जो भी एनिमल्स है, जो प्लांट्स है, प्रोड्यूसर्स है, कार्निवोर्स है, हर्बीवोर्स है, प्रेडेटर्स है, इन्हीं की वजह से जो है हमारा एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। ठीक है, तो हमें इन फैक्टर्स का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें अच्छी तरह से जिंदा रहना है, अच्छी तरह से जिंदगी जीना है, तो हमें इन फैक्टर्स को संभाल के रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि व्हाट आर द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन फूड चेन।
व्हाट इज एनर्जी पिरामिड। ठीक है, तो ये 9 चैप्टर में एनर्जी पिरामिड ऐसा आपको था, ऐसा 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 ऐसा, मेरे को एग्जैक्ट तो अभी याद नहीं है, तो वो एनर्जी पिरामिड आप वहाँ से देख सकते हो और आपको आपके नोट्स में मिल जाएंगे। और डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं सर, वो एक्सप्लेनेशन है। ओके ओके आदर्श, थैंक यू सो मच सर। आज कितने चैप्टर करके सोना चाहिए? एटलीस्ट 4 चैप्टर, बिकॉज आज 4 चैप्टर और कल 6 चैप्टर, 10 चैप्टर कल के कल हो जाने चाहिए आपके, और परसों फिर आप लोग अपनी चीज़ों को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो और पेपर वगैरह सॉल्व कर सकते हो। ओपी गेमर नहीं, 2 चैप्टर तो करके कतई मत सोना, कम से कम मतलब आप 3 से 4 चैप्टर तो कम से कम आपको करके आज सोना ही चाहिए। 3 से 4 चैप्टर तो कहीं नहीं है, मतलब 3-4 चैप्टर भी अगर आप नहीं करके सोओगे ना तो फिर उसका मतलब यूज़ नहीं है। देवेन काले, हाय देवेन। सो नेक्स्ट आते हैं हम इकोसिस्टम के ऊपर। तो इकोसिस्टम के अंदर यहाँ पे ये चार्ट है, अबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, अबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट ऐसे करके फिजिकल फैक्टर, और फिर यहाँ पे एक फैक्टर आएगा ऑटोट्रॉपिक, फिर यहाँ पे एक आएगा इसके अंदर फिर प्रोड्यूसर, इसके अंदर एनिमल डिकम्पोजर्स, फिर प्रोड्यूसर में यहाँ पे प्लांट्स आ जाएगा, फिर यहाँ पे एनिमल्स का यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे अलग अलग सेकेंडरी। सर हिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट दे दो, हाँ जब हिस्ट्री का टाइम आएगा तो वहाँ पे भी हिस्ट्री की भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये चार्ट आपको जो है इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है चार्ट, आपको करके लेना है। ये 5 मार्क्स के लिए ये चार्ट आ सकता है आपको पेपर में। हर एक दिन ज्योग्राफी में यूज नहीं, कतई मत करना, ज्योग्राफी उतना हार्ड नहीं है कि उसका टाइम आप अलग से यूटिलाइज करो। ज्योग्राफी के पेपर के, हिस्ट्री का जब पेपर दे के आओगे ना, मैं बैठा हूँ ज्योग्राफी के लिए, आप टेंशन मतलब इतनी अच्छी तरह से आपको, मतलब कभी लाइफ में अपना इतना अच्छा ज्योग्राफी नहीं किया होगा, उतनी अच्छी तरह से मैं ज्योग्राफी आपको करा के भेजूंगा, गारंटी दे रहा हूँ। 40 आउट ऑफ 40 ज्योग्राफी में मैं दिलवाऊंगा आप लोगों को, तो ज्योग्राफी का टेंशन मतलब। चलो, सो पैडी इज कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल इन वेरियस स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया। अब पैडी क्या है? पैडी का मतलब है यहाँ पे चावल, पैडी का मतलब है चावल। पैडी फील्ड्स आप लोग ने सुना होगा ना, तो पैडी फील्ड्स यहाँ पे चावल के बारे में बात हो रही है। सर मेरे 3 चैप्टर हो गए, ओके इरहान 3 चैप्टर हो गए, चौथा भी कर लो, 4 कर लो। तो साउथ इंडिया में अगर बात की जाएगी ना, तो साउथ इंडिया में पैडी जो है ना, पैडी यानी चावल की खेती जो है वो बहुत ज्यादा होती है। पैडी फील्ड्स आर फ्रीक्वेंटली अट्रैक्टेड बाय ग्रास ऑपर, और इन पैडी फील्ड्स में मतलब ये जो चावल की खेती होती है इसमें ग्रास ऑपर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जो तिलचट्टे होते हैं ना, ये देखो ग्रास ऑपर्स है, ये है ग्रास ऑपर, आप लोग देख सकते हो। देखो ये जो ग्रास ऑपर है ना सर, 21 सेट यूज करेगा। ये ऑब्जेक्टिव्स का रिविजन्स के लिए बहुत अच्छे से यूज करो उसको। सर मैप प्लॉटिंग नहीं आता, अरे सब मैं कराऊंगा हैप्पी, मैं बोल रहा हूँ ना, ज्योग्राफी मेरा फॉर्टे है भाई। ज्योग्राफी जितना अच्छा मेरे को नहीं लगता, मैं मतलब इतना मेरे को अपने ज्योग्राफी कॉन्फिडेंस है ना कि शायद ही उतना अच्छा ज्योग्राफी कोई और कराता होगा जितने अच्छे से मैं करा के दूंगा। ठीक है, तो ग्रास ऑपर जो है इन पैडी फील्ड्स की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सिमिलरली फ्रॉग्स आर आल्सो प्रेजेंट इन लार्ज नंबर इन द मड ऑफ पैडी फील्ड्स। और जो ये मड होता है, मड मतलब ये पैडी फील्ड जो चावल की खेती होती है उसमें ये कीचड़ में वह जैसे इतना ज्यादा जो है ग्रास ऑपर अवेलेबल होते हैं, वहीं पे बहुत सारे जो है क्या होते हैं, बहुत सारे फ्रॉग्स मतलब बहुत सारे क्या बोलते हैं, मेंढक भी वहीं पे अवेलेबल होते हैं टू फीड अपॉन ग्रास ऑपर, एंड स्नेक्स आर आल्सो प्रेजेंट देयर इन टू फीड अपॉन देयर फेवरेट फूड फ्रॉग। देखो बेसिकली जो तिलचट्टे होते हैं यानी ग्रास ऑपर होता है, वो ग्रास ऑपर जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं इन चावल की खेती की तरफ। और उधर ग्रास ऑपर होते हैं तो ग्रास ऑपर को खाता कौन है? ये फ्रॉग्स खाते हैं। सो फ्रॉग्स आते हैं और फ्रॉग्स किसको खा लेते हैं? ग्रास ऑपर को, जिससे क्या होता है चावल की खेती खराब नहीं होती, क्योंकि ग्रास ऑपर जो होते हैं उन चावल के जो डंडियां होते हैं ना, जो मतलब ग्रीन जो लीव्स होते हैं, उन ग्रीन लीव्स को खा लेते हैं, जिसकी वजह से जो है चावल की खेती खराब हो जाती है। तो ये फ्रॉग्स जो आते हैं ये क्या करते हैं, उन ग्रास ऑपर को खा जाते हैं। और एक बार अगर ग्रास ऑपर खा गया मतलब तो फिर फ्रॉग्स का मात्रा ज्यादा ना हो जाए, इसके लिए स्नेक्स भी वहीं पे अवेलेबल होते हैं। चावल की खेती में जितना सांप मिलेगा ना उतना कहीं भी आपको सांप नहीं मिलेगा। और सांप वहां पे आते हैं और सांप किसे खा लेते हैं? सांप उन फ्रॉग्स को खा लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो बैलेंस है ना एक एनिमल्स का, वो मेंटेन रहता है। आप बोलोगे सर बहुत सारे सांप आ गए तो इतना नहीं होता है। बहुत सारे सांप, बहुत रेयरली होता है कि बहुत सारे सांप आते हैं, बिकॉज मेजरली 1-2 सांप भी अगर आते हैं ना तो बाकी सारे जो है क्या बोलते हैं, फ्रॉग्स जो है वहां से खुद ही गायब हो जाता है, क्योंकि सांप का सबसे फेवरेट खाना फ्रॉग है। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पे क्या होता है, ये एक अगेन इकोसिस्टम, आपका जो पैडी फील्ड्स है वो साउथ इंडिया में प्रॉपरली मेंटेन रहता है। ठीक है, और सांप वगैरह निकालने की बात हुई तो नॉट सेम क्वेश्चन बट सिमिलर कॉन्सेप्ट। यस अच्छा एलेक्स का जवाब दिया इसने। सो साइंस 1 का 21 सेट से ही आया था। ओके चलेगा, अच्छी बात है। सर मुझे इकोसिस्टम टेबल पूरा लर्न है। ओके अच्छी बात है, अच्छी तरह से लर्न रखो, मोस्टली 5 मार्क के ला सकता है। फुल सेशन में 100 और 195 अब आराम से दिला देंगे, डोंट वरी गाइस। यस 95 क्या मैं बोल रहा हूँ ना, अपना सोशल का टारगेट ही है कम से कम मान के चलो 97 98। मेरे को 97 आया था सोशल में, मेरे को चाहिए कि आप लोगों को 97 से ज़्यादा आए। मेरा 100 मार्क का रिटन पेपर था, मेरा 60 मार्क का हिस्ट्री था और 40 मार्क का ज्योग्राफी, तो मेरे को उसमें 100 में से 97 आया था। तो मेरे को चाहिए कि आप लोगों को 97 से तो ज़्यादा ही आए।
ठीक है, अब यहां पे मैंने क्वेश्चन बोला था कि ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क के लिए लोग दे सकते हैं। आ जाओ उन क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इफ फ्रॉग पॉपुलेशन डिक्लाइंस ऑल ऑफ अ सडन, अगर ऐसा हुआ कि फ्रॉग का पॉपुलेशन अचानक से बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया तो क्या होगा? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पैडी क्रॉप्स? तो अगर फ्रॉग का पॉपुलेशन एकदम अचानक से डिक्लाइन हो गया तो उसके वजह से पैडी क्रॉप्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? चलो फटाफट मेरे को इसका आंसर चार्ट में दे दो। अगर फ्रॉग का पॉपुलेशन अचानक से बहुत ज्यादा कम हो गया तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट ये होगा ना कि द नंबर ऑफ ग्रास ऑपर्स विल इंक्रीज एंड द ग्रास ऑपर विल ईट ऑल द पैडी क्रॉप्स and will eat all the paddy crops and the paddy crops will not grow properly। तो इस तरह से ये इसका आंसर आप लिख सकते हो, ग्रास ऑपर सब खा लेंगे, यस। तो ये इसका आंसर लिख सकते हो। देन नंबर ऑफ विच कंज्यूमर विल डिक्लाइन एंड विच विल इंक्रीज, किसका नंबर डिक्लाइन हो जाएगा? तो अगर अचानक से कौन कम हो गए? फ्रॉग अगर कम हो गए तो विच कंज्यूमर विल डिक्लाइन? कंज्यूमर कौन होता है? जो कंज्यूम करता है। तो स्नेक्स का नंबर डिक्लाइन हो जाएगा। द नंबर ऑफ स्नेक्स विल डिक्लाइन एंड द नंबर ऑफ ग्रास ऑपर विल इंक्रीज। द नंबर ऑफ स्नेक्स विल डिक्लाइन एंड द नंबर ऑफ ग्रास ऑपर विल इंक्रीज। सर आप तो भगवान भी मिल जाएगा फिर, ये 97 नंबर क्या है? हाँ ठीक है, चले यार अभी बकवास नहीं करो, ठीक है। द नंबर ऑफ स्नेक्स विल डिक्लाइन एंड द नंबर ऑफ ग्रास ऑपर विल इंक्रीज। व्हाट विल बी द ओवरऑल इंपैक्ट ऑन दैट इकोसिस्टम? तो इकोसिस्टम पे ओवरऑल इंपैक्ट क्या होगा? वहां पे इकोसिस्टम पे ओवरऑल इंपैक्ट ये होगा कि बैलेंस बिगड़ जाएगा इकोसिस्टम का, और ग्रास ऑपर की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और स्नेक्स को प्रॉपरली जो है फूड नहीं मिल पाएगा, और स्नेक्स को अगर फूड प्रॉपरली नहीं मिल पाएगा तो स्नेक्स का नंबर बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो जाएगा, जिसकी वजह से स्नेक्स के बाद अगर स्नेक्स का नंबर डिक्लाइन हो गया तो ईगल्स जो उसके प्रेडेटर्स होते हैं जो उसे खाते तो उसको भी फूड नहीं मिल पाएगा प्रॉपरली, ठीक है। तो इस तरह से इसका ओवरऑल इंपैक्ट होगा। अब बात आती है सर प्रॉपर सेंटेंस में कैसे लिखे? तो नोट्स आपका रिफर करो, कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया, नोट्स में से इसके आंसर देख लो, ठीक है। व्हाट इज एनवायरमेंट, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये दो आंसर भी अगेन आपको अपने देख लेना नोट्स में से, जिससे कि आपको मिल जाएगा। सर हिस्ट्री सर कैसे याद करके इतने आंसर्स 14 चैप्टर्स? अरे हो जाएगा एलेक्स, डोंट वरी। हैप्पी बर्थडे सर, अनोखी दुनिया। अभी मेरा बर्थडे नहीं है, अभी मेरे बर्थडे में टाइम है। चलो, रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम। आ जाओ देखते हैं कि ये एनवायरमेंट और हमारा जो इकोसिस्टम है इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। एनवायरमेंट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। एनवायरमेंट एक बहुत ही बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। आप व्हाट इज एनवायरमेंट में यहां से लिख सकते हो कि एनवायरमेंट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, फिजिकल, हाँ, और फिर यहां पे व्हाट इज इंक्लूडेड इन द एनवायरमेंट, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनी पॉसिबल वे इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज एनवायरमेंट, ठीक है। तो एनवायरमेंट का आपको यहां पे डेफिनेशन मिल गया। सर पक्का 3 दिन साइंस ही कर देना, दूसरा सब्जेक्ट नहीं ना, ज्योग्राफी आप सिखा दोगे ना, मैप प्लॉटिंग, इंडिया ब्राजील पक्का? हाँ, अरे मैं बता रहा हूँ ना आप, हैप्पी प्लेस आप 2-3 दिन पूरा साइंस को दो और कोई लैंग्वेज उठाओ ही मत। सर आपको लैंग्वेजेस में कितने मार्क्स आए थे? मेरे को सबसे ज़्यादा तो मराठी में आया था, 100 में से 85 आए थे। देन सबसे कम इंग्लिश में आया था 79, और हिंदी में आई थिंक 82-83 आया था। अब यहाँ पे मैं पहले ही बता देता हूँ कि मेरे को 100 मार्क का रिटन पेपर था, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे एनवायरमेंट एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ब्रॉड कॉन्सेप्ट का मतलब होता है बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट, यानी जो छोटे में और या फिर 1 वर्ड में या 2-4 मिनट में एक्सप्लेन ना कर दिया जाए। एनवायरमेंट को अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो ये बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, यानी इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट जो है एनवायरमेंट के अंदर आते हैं। फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर, बहुत सारे फिजिकल, बहुत सारे केमिकल और बहुत सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स है जो ओवरऑल अफेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी ना किसी पॉसिबल वे में। इन सभी चीजों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंट कहते हैं, ओके। इन सभी चीजों को कलेक्टिवली हम एनवायरमेंट कहते हैं। योगांश मैं बताऊंगा जब चैप्टर उसमें आऊंगा तो मैं बता दूंगा। इन शॉर्ट एनवायरमेंट इज द कंडीशन इन सराउंडिंग। तो इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो एनवायरमेंट क्या है? एनवायरमेंट एक कंडीशन है क्या? हमारी सराउंडिंग की, ठीक है। तो इन शॉर्ट में एनवायरमेंट हमारी एक कंडीशन है सराउंडिंग की, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन था व्हाट इज एनवायरमेंट, तो यहाँ पे आप एनवायरमेंट, व्हाट इज एनवायरमेंट का इतना आंसर लिख सकते हो, ठीक है। इन शॉर्ट एनवायरमेंट इज अ कंडीशन इन सराउंडिंग, तो ये आंसर आप लिख सकते हो। अब कौन कौन सी चीजें व्हाट आर इंक्लूडेड इन एनवायरमेंट, तो क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है? इट इंक्लूड्स, एनवायरमेंट इंक्लूड मेनी बायोटिक, एबायोटिक, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर। बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स है, ये सारी चीजें जो इन एनवायरमेंट में इंक्लूडेड है। सर आपके सेम तो पैसेज भी नहीं थे? नहीं था, अरे भाई मैं इतना पुराना नहीं हूं, डोंट वरी। जब पोर्शन पहला चेंज हुआ था ना, सबसे पहला बैच हम ही लोग थे।
देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, वन इज नेचुरल एनवायरनमेंट एंड द अदर वन इज आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। पहला दो तरफ के मेजरली यहाँ पे एनवायरनमेंट है। सबसे पहला एनवायरनमेंट है नेचुरल एनवायरनमेंट और दूसरा एनवायरनमेंट है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। ओके, अब आ जाओ इस नेचुरल एंड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट को बहुत अच्छी तरह से हम लोग देख लेंगे। अविनाश, आपको मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में जस्ट बता दिया था क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो स्पैम नहीं करो। सर शाउट आउट माय नेम, आई एम योर सब्सक्राइबर पार्थ पाटिल, शाउट आउट टू यू पार्थ पाटिल, ठीक है। चलो सो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ, देखो नेचुरल एनवायरनमेंट और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, डिफरेंस बिटवीन इकोसिस्टम एंड, नहीं ये नहीं आएगा ओपी गेमर, ये नहीं आएगा, ये कोई डिफरेंस बिटवीन नहीं बनता है। डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, ये एक डिफरेंस बिटवीन बनता है, ये करके लेना, डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। तो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती है, एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीजें नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर जो है इंक्लूड होती है। कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, देयर इंटरेक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बेसिकली एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। तो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट भी बहुत तरह से हमारे एनवायरनमेंट को इंपैक्ट करता है और उसी के साथ साथ जो है नेचुरल एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा इंटरेक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेचुरल एनवायरनमेंट। इनके इंटरैक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके लिविंग जो भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स है। अब बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स क्या होता है जरा मेरे को चार्ट में बताओ। बायोटिक का मतलब क्या और एबायोटिक का मतलब क्या, अपने लोकल लैंग्वेज में बताओ। बायोटिक का मतलब क्या और एबायोटिक का मतलब क्या। देखो, the science that deals with the study of interaction between biotic and abiotic factors of the environment is called ecology। देखो, what is ecology, define ecology। अगर आपको क्वेश्चन आता है what is ecology, define ecology, तो what is ecology or define ecology, तो यहां पे आंसर इसका है the science that deals with the study of interaction between biotic and abiotic factors of the environment is called as ecology। यस, बायोटिक का मतलब लिविंग और एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग। यस, एकदम परफेक्ट। जैसे कि अगर मैं बात करूं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपका बायोटिक फैक्टर में आ जाता है और एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, ये सारी चीजें एबायोटिक फैक्टर्स में आ जाती है। सर आपकी ऑफलाइन क्लासेस कहाँ हैं, 11 कॉमर्स लेते हो क्या? यस, लेते हैं 11 कॉमर्स और हमारी ऑफलाइन क्लासेस है उल्लासनगर 1 में, सेकेंड ब्रांच है महारल में और थर्ड ब्रांच है उल्लासनगर 4 में, ठीक है। तो ये 3 जगह पे हमारे ब्रांचेस है, हैप्पी प्लेस, ये 3 जगह पे हमारे ब्रांचेस है। और उल्लासनगर 1 में साइंस कॉमर्स दोनों चलता है, महारल में कॉमर्स चलता है और अप टू मतलब यहाँ पे उल्लासनगर 1 में 1st to 12th साइंस कॉमर्स बोथ, महारल में 1st to 12th ओनली कॉमर्स और उल्लासनगर 4 में 1st to 10th, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे ब्रांचेस है। ओके, आ जाओ। तो व्हाट इज इकोलॉजी, द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। आ सकता है आपको 1 सेंटेंस का क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन इकोलॉजी 1 मार्क के लिए आ जाएगा। तो द साइंस दैट डील्स विद द इंटरेक्शन, द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। ऐसा साइंस जो इंटरेक्शन के बारे में पढ़ता है, इंटरेक्शन मतलब तालमेल, आपस में जो तालमेल होता है उसको। हाँ, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के बारे में बात करता हूं, जैसे पहुंचने दो, पहले नेचुरल का तो खत्म होने दो। तो यहां पे जो इंटरेक्शन को जो स्टडी करता है, किसकी इंटरेक्शन को, बायोटिक और एबायोटिक जो फैक्टर्स हैं उनके इंटरेक्शन को जो स्टडी करता है उसी चीज को हम इकोलॉजी कहते हैं। बेसिक फंक्शन यूनिट इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ द इकोलॉजी इज कॉल्ड इकोसिस्टम। और जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है जो यूज होता है इकोलॉजिकल स्टडी के लिए, उसी चीज को इकोसिस्टम कहते हैं। सब सो रहे हैं, कल पढ़ेंगे। यस, सही बात है सर, प्लीज। हाँ, आर्टिफिशियल, ठीक है। एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी इकोसिस्टम। एक एनवायरमेंट में बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं। जैसे एक एनवायरमेंट बोलते हैं तो एनवायरमेंट एक बहुत बड़ा लार्ज कॉन्सेप्ट है, हमने पहले लाइन में ही पढ़ा। एनवायरमेंट एक बहुत ही बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। एनवायरमेंट के अंदर ही एक कॉन्सेप्ट है इकोलॉजी, एनवायरमेंट के अंदर ही एक कॉन्सेप्ट है इकोसिस्टम। ऐसे ही करके बहुत फूड वेब एनवायरमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, फूड चेन एनवायरमेंट के अंदर एक कॉन्सेप्ट है। यानी एनवायरमेंट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। चलो, तो वी हैव स्टडीड सम इकोसिस्टम इन अर्लियर क्लासेस। बचपन में हमने पढ़े हुए अ स्मॉल पॉन्ड इन एन इकोसिस्टम वेयर एज द अर्थ इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम। यस, अर्थ हमारा सबसे बड़ा एक लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। और पॉन्ड क्या है, जैसे मैंने फिश टैंक का आपको एग्जांपल दिया, वैसे यहाँ पे लोग पॉन्ड का एग्जांपल दे रहे हैं कि कैसे एक छोटे से पॉन्ड के अंदर है, एक छोटे से तालाब के अंदर जो है मछलियां रहती है और उनको एक इकोसिस्टम चाहिए रहता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। इन ब्रीफ, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया इन देयर इंटरेक्शन कलेक्टिवली कंसिस्ट द इकोसिस्टम। ओके सर, कब तक चलेगा लाइव सेशन? ट्राई करूंगा मैं 1 आवर के अंदर ये चैप्टर खत्म कर दूं, देन नेक्स्ट चैप्टर उठाओ 1 आवर के अंदर वो भी खत्म कर दूं, ठीक है। आ जाओ। विच साइकिल्स आर ऑपरेटेड इन एनवायरमेंट, व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन
आपको आ सकता है। एनवायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन थ्रू कंटिन्यूअस ऑपरेशंस ऑफ वेरियस नेचुरल साइकिल्स लाइक वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, गैसियस साइकिल्स लाइक नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल एक्सेट्रा। एनवायरमेंटल बैलेंस इज ऑल्सो मेंटेन ड्यू टू वेरियस फूड चेन ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो देखो इसका ये जो यहाँ पे क्वेश्चन था ना, इसी क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है। ये आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन था ना कि विच साइकिल्स आर ऑपरेटेड इन द इकोसिस्टम। तो एनवायरमेंट में जो हमारा बैलेंस मेंटेन है वो बहुत सारे कंटिन्यूअस ऑपरेशन की वजह से मेंटेन है। बहुत सारे कंटिन्यूअस जो है नेचुरल साइकिल्स है हमारे एनवायरमेंट में, जैसे कि वाटर साइकिल हो गया, कार्बन साइकिल हो गया, गैसियस साइकिल जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट, तो हमारा एनवायरनमेंट जो है कंटिन्यूसली चल रहा है इन्हीं चीज़ों की वजह से, और इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारा एनवायरनमेंट का बैलेंस बहुत अच्छी तरह से मेंटेन है, क्योंकि इसमें जो फूड चेन और फूड वेब है उनकी वजह से। ठीक है, शिवांश 5 बार बोल चुका हूं मैं एग्जांपल दूंगा जैसे ही वो टॉपिक आएगा। पहुंचने तो दो मेरे को उस टॉपिक पे, जैसे ही मैं वहां पहुंचूंगा आपको बता दूंगा। बार बार बकवास कर रहे हो। देखो हमने हमारे स्टूडेंट्स को ही मॉडरेटर बना के रखा है, अगर उनको डिस्टर्ब हुआ तो वही लोग आपको ब्लॉक कर देंगे, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे बैठ के ब्लॉक करता ही नहीं हूँ, यहाँ पे 4-5 स्टूडेंट है उन्हीं को मॉडरेटर बना दिया है, जिसको दिक्कत हो रहा है ब्लॉक मार दो। चलो आ जाओ, तो अब आते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था ना आपका कि क्या है विच साइकिल्स ऑपरेटेड इन एनवायरनमेंट और क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसका ये आंसर है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ये क्वेश्चन भी आपको 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। आ जाओ, ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज टोटली इम्पॉसिबल, ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज टोटली इम्पॉसिबल विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर। देखो विदाउट नेचर के हम रह सकते हैं क्या? नहीं, बिना नेचर के ह्यूमन का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। हेंस इट इज बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू प्रिजर्व द नेचर विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स बैलेंस। इसीलिए बिना नेचर के बैलेंस को डिस्टर्ब किए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि बिना नेचर के बैलेंस को डिस्टर्ब किए हम क्या करें, उससे जो है संभाले। इट इज सेड दैट वी हैव गॉट दिस प्लैनेट अर्थ ऑन लीज फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन एंड Earth planet on lease from our future generation and not as an ancestral property from our ancestor। यानी ऐसा भी कहा जाता है कि हमें ये जो प्लैनेट अर्थ है ये हमने लीज पे लिया है। लीज पे लिया है मतलब हमने उधार पे लिया है, किससे? हमारे फ्यूचर जनरेशन को, ना कि ये हमारे एंसेस्टर्स के। एंसेस्टर मतलब हमारी पूर्वजों की प्रॉपर्टी नहीं है जो उन्होंने हमें पास ऑन किया है, ये हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन की प्रॉपर्टी जिनसे हमने उधार पे लिया है। तो इसके ऊपर आपको एक आंसर भी है, बहुत अच्छी तरह से उसको आपको एक्सप्लेन करना है। हेंस वी शुड नॉट फॉरगेट टू कंजर्व अवर, बिकॉज अगर आज हम हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व नहीं करेंगे ना, बचाएंगे नहीं, तो कल जो आने वाला जनरेशन है उसको बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। ठीक है, तो इसलिए हमें आज हमारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और बचाना पड़ेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। देन यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच फैक्टर्स अफेक्ट द एनवायरनमेंट एंड हाउ, व्हाट विल इफ द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन एनवायरनमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्री डेवलप इन द रिवर बैंक्स एंड द इकोसिस्टम। तीनों के आंसर नोट्स को रिफर करो, नोट्स में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है सर ये वाला, तो ये एक फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, 2 मार्क के लिए ये चार्ट आ सकता है, तो आपको देख के लेना है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। क्या जरूरत है हमें एनवायरनमेंट को कंजर्व करने का, क्यों हमें एनवायरनमेंट को बचाना है, क्या कारण है? देखो यहाँ पे व्हाई इज इट सेड दैट पॉल्यूशन कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट। क्यों हमें एनवायरनमेंट को बचाना है, क्यों जरूरी है हमारे लिए एनवायरनमेंट को बचाना? तो जनरल पब्लिक इज नॉट अवेयर अबाउट द रूल्स ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। जो अगर एक जनरल पब्लिक की बात करूं, जो कॉमन मैन की बात करूं, तो कॉमन मैन अभी तक अवेयर नहीं है इस चीज से कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए। देयर शुड बी अ लार्ज स्केल ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। इट विल बी पॉसिबल टू आंसर द environmental problems only if the if the environmental protection conservation becomes an effective public movement। देखो अगर जो अभी देखो अगर कुछ लोगों को याद होगा 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी, मतलब जब से आपका पेपर स्टार्ट हुआ है ना, जब से आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से 2 बार बारिश हो चुकी है, 2-3 बार बारिश हो चुकी है। तो 3 बार बारिश हुई ना, ये क्या है बेसिकली, ये हमारा एनवायरनमेंट जो इतना ज्यादा खराब हो रहा है ना, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो एनवायरनमेंट इतना खराब हो रहा है इसी वजह से, क्योंकि ये बारिश का मौसम नहीं है। आप अगर देखोगे रिट्रीटिंग मानसून भी मार्च के महीने में नहीं आती है, मार्च के महीने में रिट्रीटिंग मानसून भी नहीं होता, लेकिन बारिश मार्च के महीने में हो रहा है। इसका मतलब क्या है, हमने अपना एनवायरनमेंट इतना ज्यादा बोलते हैं ना सिस्टम, हमने एनवायरनमेंट का बैलेंस इतना हिला दिया है ना, एनवायरनमेंट का बैलेंस इतना हिल चुका है कि वो प्रॉपरली एनवायरनमेंट रन नहीं हो रहा है, हमारा इकोसिस्टम प्रॉपर नहीं है। इसीलिए जो है यहाँ पे एनवायरनमेंट को कंजर्व करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे इन फ्यूचर और अभी भी आना चालू हो चुके हैं, अगर हमें साथ में मिलकर फेस करना है तो हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, एनवायरनमेंट को अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे तभी हम इन प्रॉब्लम्स को जो है फेस कर पाएंगे।
यस, पॉल्यूशन इज द कॉज, यस यस। अच्छा, मेरे को चार्ट ही नहीं दिख रहा था, अभी मेरे को दिखाई दिया। हाँ, तो हमें अगर ये करना है, क्या बोलते हैं, अपना अच्छी तरह से रखना है, तो हमें पॉल्यूशन, एनवायरमेंट को तो पॉल्यूशन हमें कंट्रोल करने पड़ेगा। दिस विल हेल्प टू मेक द फ्यूचर जनरेशन मोर अवेयर अबाउट द एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। क्योंकि अगर आज हम बोलते हैं ना स्टेप्स लेंगे, तो कल हमारा फ्यूचर जनरेशन जो है अच्छी तरह से इस एनवायरमेंट को बचा के रखेगा और अच्छी तरह से जिंदगी जिएगा। ठीक है, तो आज के समय में जितने भी डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड कंट्रीज है, उन सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में अपना पूरा का पूरा जान लगाए और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में पूरी कोशिश करें। उनके एफर्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो अब यहां पे अगेन ये एक बार ये पढ़ लेता हूं। अब पीक इनटू हिस्ट्री आ जाओ, हिस्ट्री के बारे में कुछ बोला है, देखो। इन 1972 यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम यूनेप हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन अ कॉन्फ्रेंस अरेंज्ड ऑन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इन विच एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स वर डिस्कस। 1972 की बात है, यूनेप ने एक कॉन्फ्रेंस अरेंज किया था। उस कॉन्फ्रेंस में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एक अलग, ये वाला जो चार्ट है ये 2 मार्क के लिए आएगा। चार्ट्स एग्जाम में आपको 2 मार्क के लिए भी आ सकते हैं, 3 मार्क के लिए भी आ सकते हैं। तो वो लोग ने एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, एक अलग से कमेटी बनाई थी जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए हो। आफ्टरवर्ड्स इन इंडिया अ सेपरेट एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर थ्रू डिस्कशन ऑन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। और इंडिया में भी उसके बाद क्या किया गया, इंडिया में भी जो है उसके बाद क्या किया गया, यहाँ पे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, अलग से एक एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट बनाया गया, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट बनाया गया, जिससे कि वो लोग क्या कर सके, इंडिया में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को टैकल कर सके। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इज इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग, इंडिकेटिंग एंड इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट थ्रू वेरियस प्रोग्राम सिंस 1985। तो 1985 से ही जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है इंडिया का, वो लोगों को क्या कर रहा है, लोगों को सचेत कर रहा है और लोगों को बहुत सारी तरीके बता रहा है कि जिससे कि हम अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। तो यहां से क्या एमसीक्यू आ सकता है, व्हेन द फर्स्ट, यहां पे आपको एमसीक्यू आ सकता है, या फिर ऐसा नेम द फॉलोइंग भी आ सकता है कि हु हैड ऑर्गेनाइज्ड द कॉन्फ्रेंस इन 1972। तो यूनेप याद रखना, यूनेप ने जो है पहला कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था ताकि हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को टैकल कर सके। ठीक है, तो ये चार्ट आपको देख के लेना है, ये चार्ट आपको 2 मार्क के लिए आएगा, आपको किसी भी अपने नोट्स में मिल जाएगा, अच्छी तरह से आपको ये करके लेना है। आ जाओ, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनवायरमेंट को बचाना, एनवायरमेंट को बचा के रखना, ये हमारी सामाजिक, क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलते हैं, हमारी सामाजिक जो है कर्तव्य है, हमारा सामाजिक कर्तव्य है। ठीक है, तो हमारा सामाजिक कर्तव्य कैसे, सिंस एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन देयर इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट। यानी जब से इंसान की प्रजाति इस दुनिया में रह रही है, जब से इंसान इस दुनिया में रह रहे हैं, तब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन द ह्यूमन एंड एनवायरमेंट, बिकॉज इंसान जिंदा है एनवायरमेंट की वजह से। ह्यूमन स्टेप्ड ऑन अर्थ लॉन्ग आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, यानी यहां पे यही बोला गया कि इंसान इस धरती पे बहुत देर बाद आया, उससे पहले एनवायरमेंट बन चुका था। ऑन द अर्थ ह्यूमन बीइंग्स प्रूव्ड इट्स सुपीरियरिटी एज कंपेयर टू एनिमल्स विद द कैरेक्टर्स लाइक इंटेलिजेंस। देखो, और इंसान ने इस धरती पे अपने आप को औरों से सुपीरियर दिखाया। कैसे औरों से सुपीरियर दिखाया, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा के, जैसे कि अपना इंटेलिजेंस, मेमोरी पावर, इमेजिनरी एबिलिटी, इन एबिलिटीज की वजह से, इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से एज कंपेयर टू एनिमल्स और बाकी सभी जानवरों के कंपैरिजन में हमारा क्या है, हम इंसान जो ह्यूमन बींग्स जो है वो ज्यादा क्या है, सुपीरियर है। ह्यूमन स्टैब्लिश्ड डोमिनेशन ओवर द नेचर, और कहीं ना कहीं समय के साथ साथ ह्यूमंस ने क्या कर दिया, एक डोमिनेटेड अपना बिहेवियर कर दिया नेचर के ऊपर। ठीक है, और ह्यूमन यूटिलाइज ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज एज मच एज पॉसिबल। इंसान जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे इस एनवायरमेंट में, उन सभी नेचुरल रिसोर्सेज को उसने जितना हो सके उतना ज्यादा जो है क्या किया, यूटिलाइज करना जो है स्टार्ट किया था। और ये एंटायर सिनेरियो हम समझ सकते हैं किस तरह से जो है इसने एनवायरमेंट का बैलेंस जो है इंसानों ने खराब कर दिया है। एनवायरमेंट इतना ज्यादा हमने यूज किया है नेचुरल रिसोर्सेज को कि आज एक ऐसा टाइम आ चुका है कि एनवायरमेंट का पूरा बैलेंस ही हिल चुका है। इफ ह्यूमंस हैज डिस्टर्ब द एनवायरमेंटल बैलेंस, द ह्यूमन इटसेल्फ कैन नॉट कंजर्व एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ नेचर, देन ह्यूमन इटसेल्फ ओनली कैन। देखो, आज अगर हमने इस एनवायरमेंट को खराब किया है, तो एकमात्र कोई अगर बोलते ना लिविंग बीइंग है जो इस एनवायरमेंट को पहले के जैसा कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हम इंसान ही है, क्योंकि हम ही लोगों ने इसको खराब किया है और हम ही चाहें। अच्छा, एम्पायर कह रहा सर स्लो बोलो ना, आप फास्ट बोल रहे हो। मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द खत्म हो जाए, कम टाइम में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आप एक काम करो ना, आप यहाँ से ना, मतलब आपके इसमें फीचर होता है प्लेबैक स्पीड। प्लेबैक स्पीड अगर आप नॉर्मल से चाहो ना, तो नॉर्मल से आप थोड़ा सा कम कर सकते हो। 1.25 पे अगर आप 1.25 तो फास्ट रहेगा, कम कर सकते हो, 0.75 पे कर सकते हो, तो हल्का सा स्पीड जो है आपके लिए स्लो हो जाएगा। ठीक है,
तो अगर एकमात्र इंसानों ने ही इस पूरे एनवायरनमेंट को खराब किया है, तो अगर कोई ऐसा लिविंग बींग है जो इस एनवायरनमेंट को सुधार सकता है, तो वो और कोई नहीं, वो इंसान खुद है। ह्यूमन बींग्स खुद जो है इस एनवायरनमेंट को पहले के जैसा कर सकते हैं और इसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। मेनी टाइम जनरल पब्लिक, हाँ बहुत बार ऐसा होता है कि लोकल मतलब जनरल पब्लिक को ये पता ही नहीं होता है कि वो सचमुच एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है, तो ये चीज़ें खुद ही नहीं पता होती है। ठीक है, चलो सो ये बताया गया। इसके बाद बोला हाउ डू बटरफ्लाइज कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल बैलेंस। चलो जरा स्टूडेंट्स कोई बता सकता है तो मुझे बताओ किस तरह से बटरफ्लाई एनवायरमेंटल बैलेंस में कंट्रीब्यूट करती है। ऑलमोस्ट खत्म होने आ गया है चैप्टर, थोड़ा सा बचा है बस। किस तरह से बटरफ्लाई, सर पेपर प्रेजेंटेशन पर वीडियो बनाए, हाँ जरूर, सब चीज़ बनेगा, पेपर प्रेजेंटेशन, हर चीज़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक चीज़ के ऊपर वीडियो बनेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये द बिग स्टोरी ऑफ स्मॉल मैन एक बहुत ही बड़ी स्टोरी है। ये जादव मोलाई पियांग का स्टोरी है। ये चीज़ आपने इसमें भी पढ़ा है, हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि किस तरह से इसने अपने जहाँ पे ये आसाम में जिस जगह पे ये रहता था ना, इसने अपना खुद का एक बहुत बड़ा पॉलिनेशन, यस पॉलिनेशन की वजह से, यस एकदम सही ओपी गेमर सर, शाउट आउट स्वयं सिंह, स्वयं आप तो आज साइंस का एक आंसर कहीं गलत करके ही नहीं आए रहोगे, आपने राइट लिखा रहेगा वो आंसर। सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि आप सारे लेसन्स एक्सप्लेन नहीं करोगे ना, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली एक्सप्लेन करोगे ना? नहीं युगांश, सारे लेसन्स होंगे, A to Z सारे लेसन्स होंगे, सारे लेसन्स होंगे युगांश। आज 4 चैप्टर मैं करूंगा, 2 चैप्टर अगर हो पाया पॉसिबल तो नीरज सर कर देंगे, 6 चैप्टर आ जाएगा, बचे हुए चैप्टर्स कल करेंगे, सारे चैप्टर एक्सप्लेन होंगे। सर मैं आपका फैन हो गया, ओके धन्यवाद एम्पायर। हाँ तो यहाँ पे देखो ये जादव मोलाई पियांग क्या है, इस एक इंसान ने, एक अकेले इंसान ने, आसाम में ये रहता था और इस एक अकेले इंसान ने क्या कर दिया, एक अपना खुद का जंगल प्लांट कर दिया था पूरा अकेले अपने दम पे। जिंदगी भर इसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स उगाए और धीरे धीरे करते करते इसने पूरा का पूरा एक जंगल अपना बना दिया था, जिसकी वजह से ये बहुत ही इसकी एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। 200 हेक्टर्स ऑफ लैंड इसने क्या किया था, पूरा फॉरेस्ट बना के कन्वर्ट कर दिया था। और इससे हमको क्या समझ में आता है कि ए सिंगल पर्सन इफ डिटरमाइन कैन एस्टैब्लिश द न्यू फॉरेस्ट। एक कहावत बन गया कि अगर एक अकेला इंसान अगर एक डिटरमाइंड होना, डिटरमाइंड हो मतलब अकेला इंसान अगर चाह लेना तो वो चाहे तो पूरा फॉरेस्ट बना सकता है। फॉरेस्ट बनाना बहुत बड़ी, मतलब बड़े से बड़ा काम कर सकता है। तो वही सोच के हम लोग भी यहाँ पढ़ाने खड़े होते हैं। मैं तो ये सोच के पढ़ाने खड़ा होता हूँ कि अगर मैं अकेले मैं पढ़ा सकता हूँ तो मैं कुछ भी करा सकता हूँ। सर इस पर एमसीक्यू आ सकते हैं क्या? इस पे पूरा का पूरा क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क के लिए इस पे पूरा का पूरा क्वेश्चन आ सकता है। आपके एक्सरसाइज में भी इसके ऊपर क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जादव मोलाई पियांग, ऐसा आ सकता है। और आपको टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में भी इसके ऊपर क्वेश्चन है। आ जाओ, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी। सो मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ऑकर्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो सबसे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट अगर किसी चीज के ऊपर होता है ना, एनवायरमेंट अगर पॉल्यूट होता है, अगर एनवायरमेंट गंदा हो रहा है तो उसका सबसे ज्यादा अगर इंपैक्ट किसी के ऊपर होता है ना, तो और कोई नहीं, वो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। सिर्फ इंसान नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इंपैक्ट होता है अगर पॉल्यूशन जो है बढ़ता है तो। हैव यू सीन सब एग्जांपल इन योर एरिया? ठीक है, अवर लिविंग, हाँ रिचली डाइवर्स, हाँ हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है वो बहुत ही ज्यादा रिचली डाइवर्स है। डाइवर्स मतलब बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे पाए जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत सारे वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है। हाउएवर वी आर नॉट एबल टू सी सम स्पेसिफिक एनिमल्स अबाउट विच वी हैड लिसन फ्रॉम आवर अर्लियर जनरेशन। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? लेकिन बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स है जो हमने अपने अर्लियर जनरेशन से, यानी जो हमारी पुरानी जनरेशन है उनके मुंह से उन सभी के बारे में सुना है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे प्लांट्स एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, क्योंकि इतना ज्यादा हमने बोलते हैं ना कि एनवायरमेंट का बैलेंस इतना खराब किया हमने, एनवायरमेंट एक हद तक पहुंचा दिया कि वो एनवायरमेंट में वो एनिमल्स और वो प्लांट जिंदा ही नहीं रह सकते। तो इसकी वजह से जो है वो हमें देखने नहीं मिलता। तो हाँ, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए? वी द ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, biodiversity is the richness of living organisms in nature due to the presence of varieties of organism, ecosystem and genetic variation with species. Biodiversity occurs at 3 different levels. तो सर साइंस 1 में AgCl का सिल्वर एन लिखा है तो राइट रहेगा कि नहीं? सिल्वर रॉन्ग है, वाइट आएगा, उसका वाइट आएगा। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी, हमारा बायोडाइवर्सिटी के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारे वैरायटी ऑफ स्पीशीज अवेलेबल है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम अवेलेबल है। जेनेटिक वेरिएशंस मिलेंगे आपको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज मिलेंगे, बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। और ये जो पूरी हमारी बायोडाइवर्सिटी है ना, ये 3 डिफरेंट लेवल में बटी हुई है। सबसे पहला जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, दूसरा स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी और तीसरा इकोसिस्टम
थैंक यू सो मच राम सिंह। और तीसरा जो है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या आता है देखो, ऑकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे कि सेम स्पीशीज के लोग एक साथ रहना, सेम स्पीशीज के लोग जब एक साथ रहते हैं ना, तो उस चीज को जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। देखो यहाँ पे सेम स्पीशीज के लोग एक साथ रहते हैं तो उसे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, इंसान इसका सबसे प्राइम एग्जांपल है। ह्यूमन बींग्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर Possibility of wiping out of the species arises if there is decrease in the diversity within the species. Whole members involve sexual reproduction. Whose members क्या बोला है? Possibility of wiping out the species arises if there is decrease in the diversity within the species whose members involve in sexual reproduction. Okay, अगर sexual reproduction नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो है क्या होगा, ह्यूमन बींग्स का स्पीशीज कम होना चालू हो जाएगा। और अगर ह्यूमन बींग का स्पीशीज कम होना चालू हुआ तो ऑटोमेटिकली जो है क्या होगा, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी हमारी कम होने लगी। अच्छा यही बताया। तो सबसे पहले जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी यानी सेम स्पीशीज के लोग एक जगह पे रहना। दूसरा क्या बोला है, इननंबरेबल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑकर्स इन द नेचर। इननंबरेबल का मतलब अनगिनत, अनगिनत जब स्पीशीज एक साथ रहते ना तो उसे स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब जो है, ये सारी चीजें इस चीज के अंदर इंक्लूडेड होती है। ठीक है। तीसरी चीज क्या बोला है यहाँ पे, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो मेनी इकोसिस्टम आर प्रेजेंट इन ईच रीजन। एक ही रीजन में अगर बात की जाए तो बहुत सारे इकोसिस्टम है। सर इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, ये आ सकता है क्या, एक्सप्लेन बायोडाइवर्सिटी। यस, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आपको क्वेश्चन है भी, ये देखो इसका क्वेश्चन था आपको, बायोडाइवर्सिटी, राइट अ शॉर्ट नोट। लेकिन ऐसा नहीं, इसका डिटेल में क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको ये सारे स्पीच एक्सप्लेन करना है। देखो मैंने ये आपको पढ़ा दिया, देखो रीऑर्गेनाइज द फॉलोइंग फूड चेन, और ये ग्रास हॉपर, स्नेक, पैडीफील्ड, ईगल, फ्रॉग, देखो इसको मैंने आपको पढ़ाया है ये वाला। देन मैंने आपको ये भी, इसके ऊपर भी बात की कि वी हैव गॉट दिस प्लैनेट अर्थ, हमें अपने फ्यूचर जनरेशन से मिला है और हमें वापस करना है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के ऊपर बात हुआ, सैक्रेड ग्रुप्स देखो मैंने वहां पे दिया था। उसके बाद पॉल्यूशन हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि पावर पॉल्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे क्वेश्चन बैंक में है। यस। फिर प्रोजेक्ट्स रिलेशन टू, ये देखते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट हमने देख लिया है। टाइप्स ऑफ, ये देखो, राइट द टाइप्स एंड एक्सप्लेन द एग्जांपल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, राइट द टाइप्स एंड एक्सप्लेन द बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे ये आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा। पहले आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी के बारे में, और उसके बाद जो है ये पूरा आपको लिख के देना पड़ेगा। ठीक है। तो बहुत सारे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होता है, जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम एक जगह पे अवेलेबल है तो उसी चीज को इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है। बहुत सारे बायोटिक प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब, ये सारी चीजें एक ही जगह पे अवेलेबल होती है। ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अब यहाँ पे सैक्रेड ग्रुप्स। सैक्रेड ग्रुप्स क्या है, सैक्रेड ग्रुप्स का मतलब है कि कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं, कुछ ऐसे जंगल्स होते हैं जो भगवान के नाम पे लोग बचाते हैं उसे, यानी भगवान के नाम पे, इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पे जो है उसे क्या करते हैं, बचाते हैं फॉरेस्ट को, ताकि कोई भी उसे जो है क्या करे, कोई भी फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन ना करे, फॉरेस्ट कटिंग ना करे। इसके लिए भगवान के नाम पे जो है इन फॉरेस्ट को बचाया जाता है, और इन्हीं फॉरेस्ट को सैक्रेड ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है। वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व्ड। बायोडाइवर्सिटी कैसे हम बचा सकते हैं, प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम अपने जो रेयर स्पीशीज ऑर्गेनिज्म के उनको बचा के हम बायोडाइवर्सिटी बचा सकते हैं। स्टैब्लिशिंग नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, नेशनल पार्क और सेंचुरीज अगर हम बनाएंगे तो हम बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। तीसरा, डिक्लेयरिंग सम रीजन्स एंड बायो रिजर्व्स, कुछ रीजन्स को हम स्पेसिफिकली उन उन ऑर्गेनिजम्स के लिए रिजर्व कर देंगे तो भी हम बचा सकते हैं। प्रोजेक्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीशीज, जो स्पेशल स्पीशीज है जो एक्सटिंक्ट हो रही है उनके लिए अलग से हम प्रोजेक्ट, जैसे कि व्हाइट टाइगर्स के लिए ऑलरेडी इंडिया में चल रहा है। कंजर्विंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितने भी प्लांट्स एनिमल्स हैं उनको कंजर्व करना। ऑब्जर्विंग रूल्स को फॉलो करना। मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, जो ट्रेडिशनल नॉलेज था, ट्रेडिशनली जो लोग थे उसको हम लोग अच्छी तरह से फॉलो कर सकते हैं, और इस तरह से हम जो है अपने बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन है ऑलरेडी एक्सरसाइज में, और अगर नहीं है तो भी ये करके लेना आ सकता है। 3 मार्क में भी आ सकता है और 2 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है। उसके बाद ये चारों सिंबल देखो, ये क्या है, ये है आपका यूज डस्टबिन, ये क्या है,
और ये यूज बाईसाइकिल, ये दोनों मेरे ख्याल से यूज ग्रीन एनर्जी है। ये जो है ना, ये दोनों ग्रीन एनर्जी है। ये आप लोग, बहुत लोग क्या करते हैं मालूम है, इसको यूज बाईसाइकिल लिख के आ जाते हैं, तो ये यूज बाईसाइकिल नहीं है, ये यूज ग्रीन एनर्जी है। ठीक है, ये दोनों जो है यूज ग्रीन एनर्जी है, ये के यूज डस्टबिन है और ये सेव वाटर है। ठीक है, अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट अगर छप गया ना, बहुत लोग इसको क्या करते हैं मालूम है, ये समझ लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्लड डोनेशन वाला, सेव ब्लड समझ लेते हैं बहुत लोग, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट होता है, तो ये समझ के लो ये सेव वाटर का है। ठीक है, ये कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, एक बार रीड कर लेना। यहां वाला जो पॉइंट है ना, यहां से कुछ आ सकता है एमसीक्यू। माय रोल वाला मैंने आपको बता दिया था। हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि यहां पे आपको बताया गया कि कितने % ऑफ लैंड कैसे है कैसा नहीं है, इसको आपको एक बार रीड कर लेना है। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेन स्पीशीज, देखो ये इसके ऊपर इसको रीड करना है, ये मस्ट रीड चीज है, मस्ट रीड। इसको मैं रीड नहीं करा रहा हूं बिकॉज बस रीडिंग करके आपको यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स दिया है, यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स दिया है, तो इसके लिए आप इसको जस्ट रीड कर लेना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सर ये 3 फोटोज एग्जाम में आ सकता है, राइट अबाउट, हाँ आ सकता है, टोटली आ सकता है, यस आ सकता है। endangered species, endangered species मतलब either the number of this organism is declined or their habitat is shrunk to such extent that they can be extinct in near future if conservative measures are not implemented. example lion-tailed monkey, lizard florian etc. देखो endangered species के अंदर कौन सी स्पीशीज आती है, ऐसी स्पीशीज जिनका नंबर बहुत ज्यादा कम हो चुका है, और इतना कम हो चुका है ना कि ये किसी भी वक्त आने वाला जो फ्यूचर है ना, आने वाले फ्यूचर में किसी भी वक्त जो है क्या हो सकते हैं, ये लोग एक्सटिंक्ट हो सकते हैं अगर हमने इनके नंबर्स को प्रोटेक्ट नहीं किया तो इसीलिए इसका प्राइम एग्जांपल है लॉयन टेल्ड मंकी। लॉयन का जो टेल होता है वैसा एक मंकी होता है, और उसके साथ लेशरियन फ्लोरियन, तो ये 2 एग्जांपल है। आते हैं रेयर स्पीशीज, नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज कंसिडरेबली डिक्लाइन, ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस स्पीशीज बीइंग एंडेमिक मे बिकम एक्सटिंक्ट वेरी फास्ट। तो रेयर स्पीशीज में क्या आता है, इनका भी नंबर जो है ना समय के साथ साथ बहुत तेजी से कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, समय के साथ साथ बहुत तेजी से कम हो रहा है। और इन ऑर्गेनिज्म, ये जो स्पीशीज है इनके भी क्या हो रहे हैं, एंडेमिक हो रहे हैं, यानी कभी भी और बहुत तेजी से जो है क्या हो रहे हैं, ये एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, कभी भी खत्म हो सकते हैं पूरी तरह से। तो एग्जांपल इसका है रेड पांडा, मस्क डियर। फिर वल्नरेबल स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज में क्या आता है, नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज एक्सट्रीमली लेस एंड कंटिन्यूस टू डिक्लाइन। इनके स्पीशीज के नंबर ऑलरेडी काफी कम है और धीरे धीरे कम और ज्यादा होते जा रहे हैं। कंटिन्यूस डिक्लाइन इन देयर नंबर इज वरीसम रीजन, और कंटिन्यूसली अगर ठीक है, अगर कंटिन्यूसली इसी तरह से इनके जो है नंबर डिक्लाइन होते रहे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा चिंतादायक, वरीसम रीजन मतलब चिंतादायक जो है चीज है ये। इंटरमीडिएट स्पीशीज, दिस ऑर्गेनिज्म अपीयर टू बी एंडेंजर बट ड्यू टू सम बिहेवियर हैबिटेट्स लाइक श्रिंकनेस देयर इज नो डेफिनेट सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन। देखो इंटरमीडिएट स्पीशीज के अंदर ऐसे आते हैं जिनके नंबर्स तो कम हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास उनसे रिलेटेड सफिशिएंट डेटा नहीं है जिससे कि हमें एग्जैक्ट पता चल सके कि इनका नंबर सचमुच कम हो रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ 4 है, तो इसमें भी आ सकता है ये, मतलब ये आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, ये भी आपको लर्न ही करना है। स्पेशलिटी ऑफ द डे, तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, चलो खत्म ही हो गया चैप्टर। ऑलवेज रिमेंबर, लेट अस बिहेव अकॉर्डिंगली। डिस्ट्रॉइंग अ प्लांट इज टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। अगर हम प्लांट डिस्ट्रॉय करेंगे तो यानी हम पूरी सबकी चीजें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। प्रैक्टिस ऑफोरेस्टेशन टू कंजर्व एनवायरमेंट, अगर हमको एनवायरमेंट को कंजर्व करना है तो हमें ऑफोरेस्टेशन यानी पेड़ उगाना पड़ेगा। डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, ऑफोरेस्टेशन करना है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ काटना, ऑफोरेस्टेशन का मतलब पेड़ उगाना। फॉरेस्ट इज वेल्थ, हमें फॉरेस्ट को वेल्थ समझना पड़ेगा, यानी हमें उसको अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है समझना पड़ेगा। एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट, यस एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज वैल्यू एजुकेशन, हमें लोगों को समझाना पड़ेगा कि कैसे हम जो है मतलब लोगों को एनवायरमेंट से रिलेटेड एजुकेट करना पड़ेगा, ताकि जो है लोग क्या करें, समझ सके कि क्यों एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। प्रोविडेंट यूज ऑफ प्रॉपर इज प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, हमें पेपर का यूज कम से कम करना पड़ेगा ताकि हम डिफॉरेस्टेशन को कम कर सके। टू प्रैक्टिस द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज टू डेवलप अ ह्यूमन सोसाइटी, अगर हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तो हम एक बहुत ही अच्छा और ह्यूमन सोसाइटी डेवलप कर सकेंगे। प्योर एयर प्योर वाटर इज द की टू हेल्दी लाइफ, और अगर हमें हेल्दी लाइफ चाहिए तो साफ एयर साफ पानी जो है हमें हेल्दी लाइफ दिला सकता है। सर एक 1994 क्या है प्लीज, 1994 ये कहाँ है बताया गया है, कहाँ है ये मेरे को नहीं पता। वीगू चैप्टर 7 में है क्या, ठीक है जब आएगा तो बता देंगे। देखो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड
published a survey in 2008. According to it, about 30% of animal species have become extinct over the period of 35 years. तो WWF ने, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने ये आर्टिकल पब्लिश किया था सर्वे करने के बाद 2008 में कि जो एनिमल्स है वो 30% तक कम हो चुके हैं पिछले 35 सालों में। ठीक है, तो ये सारी चीजें ओके। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, जितने क्वेश्चन आंसर है ना, सारी चीजें आपको लर्न करनी है। उसके साथ साथ इस चैप्टर में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करवाए हैं। एक बार वापस मैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात कर लेता हूँ। ये देखो, यहाँ के ये 4 क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, करके लेना है। वो 4 क्वेश्चन के बाद यहाँ के ये 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करके लेना है। ये पूरा का पूरा चार्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, करके लेना है। 3 हो गया। चौथी चीज, व्हाट इज एनवायरमेंट, व्हाट इज इंक्लूडेड इन एनवायरमेंट, ये करके लेना है। उसके बाद ये वाला चार्ट करके लेना है। उसके बाद ये वाला चार्ट आपको करके लेना है। ये वाला एक चार्ट करके लेना है। और जादव मोलाई पियांक का ये पढ़ के लेना है, वो तो ऑलरेडी आपके एक्सरसाइज में है। सेक्रेट ग्रुप्स भी आपको एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये नहीं भी छोड़ दोगे तो चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज के बीच में से कौन कौन सी चीजें थी वो भी मैंने मार्क करा दी, और बाकी एक्सरसाइज तो आपको करना ही है। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा एक और चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर नंबर 4 भी जो है हमारा डन हो गया। ठीक है, तो 3 चैप्टर इसके साथ हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और इस चैप्टर का भी वेटेज है 5 से 6 मार्क, यानी आपके पेपर 40 मार्क के पेपर में इस चैप्टर से भी विद ऑप्शन 5 से 6 मार्क का आएगा, कम से कम 3 से 4 मार्क का विदाउट ऑप्शन आएंगे। ठीक है, अब बोलोगे सर विद ऑप्शन, तो यार अगर आप ध्यान दोगे तो 10 ही चैप्टर है और 40 मार्क का ही पेपर है, तो 4-4 अगर एवरेज लिया जाए तो हर चैप्टर में से 4-4 मार्क का लगभग आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर भी जो है डन होता है। ओके, सो अगर किस नाउ चैप्टर 5 प्लीज। चैप्टर नंबर 5 अभी नहीं, चैप्टर नंबर 5 नीरज सर कराएंगे। मैं चैप्टर नंबर 3 पे चलूंगा। चैप्टर नंबर 5 नहीं तो मैं एक बार देखता हूँ, रुक जाओ, अगर हो पाया तो मैं चैप्टर नंबर 5, लेकिन मैं पहले चैप्टर नंबर 3 सोच रहा हूँ, बिकॉज वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे करानी है, तो चैप्टर नंबर 3 पहले देख लेंगे। ओके, ठीक है, चलो। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। और मैंने आपको बोला था कि लेक्चर खत्म होने के बाद जरा कमेंट्स करना, लेकिन आप बहुत कम लोगों ने, 2-4 बच्चों ने कमेंट किया। सो ये लेक्चर एंड लाइव चैट में नहीं मैंने कमेंट करने बोला था, लेक्चर खत्म होने के बाद जब पब्लिश हो जाता ना, तो उसमें नीचे कमेंट का आता है ऑप्शन, वहां पे आपको कमेंट करना था। ठीक है, अरे कोई बात नहीं हिमांशु पारखी, 5th स्मॉल, हाँ 5th छोटा है, बट ठीक है, एक बार देख लें दो, मैं या तो मैं करा देता हूँ, नहीं तो 3rd मेरे को एक्चुअली कराना है ना। रोहित, आई लव यू सर, लव यू टू रोहित। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर डन होता है। ओके, अब आपको क्या करना है, एटलीस्ट आपको ट्राई करना है 3 चैप्टर लर्न करके आज आप सो। ठीक है, देन मैं अभी नेक्स्ट चैप्टर अभी स्टार्ट करता हूँ 10 मिनट में, 11:50 हो रहा है। होप सो आपको किसी तरह का जो है, यस, और आपका प्यार बहुत अनडिफाइंड है। यस यस यस, थैंक यू सो मच रोहित। तो यहाँ पे इसी के साथ हम लोग डन करते हैं इस लेक्चर को, और जैसे मैंने बताया कि 1 घंटे से कम टाइम में, तो आई थिंक हाँ ये भी लेक्चर 1 घंटे से कम टाइम में हो गया। 3 चैप्टर हो चुके हैं, सारे चैप्टर 1 घंटे से कम टाइम में अपन निपटा दे रहे हैं, और हर एक चीज पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर उड़ा दिया, मैं एक एक चीज आपको डीप में करा रहा हूँ इसके लिए। ठीक है, चलो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नीरज सर, नीरज सर अभी थोड़ा खाना खाने गए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, वी विल बी बैक सून, और हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, सो अगर किसको डाउट होगा तो कमेंट में डाल देना। अभी मेरे को थोड़ा 10 मिनट रिलैक्स चाहिए, बिकॉज थोड़ा तबियत खराब है, तो रिलैक्स करके वापस मैं एग्जैक्ट 12 o'clock को वापस से नेक्स्ट चालू कर दूंगा। ठीक है, सो सोना नहीं, रेडी रहना, और नेक्स्ट तुरंत आ जाना सभी लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लीज। सलमा पूरा इंपॉर्टेंट बताया है, और पढ़ना तो सब कुछ ही है, एक्सरसाइज के नीचे का कुछ ऐसा खासा इंपॉर्टेंट नहीं है कोई भी चीज़ है। पहले अपने को टाइम मिला तो अपने को पूरा पढ़ाई करके लेना है, देन अपन देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार देना, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो बेल नोटिफिकेशन दबा लो। और बहुत लोग देख रहे हैं हमारे वीडियोस बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, बिकॉज आज ही मैंने स्टैटिस्टिक देखा 60% ऑफ पॉपुलेशन ने ना सब्सक्राइब नहीं किया। तो सो प्लीज एवरीवन सब्सक्राइब मारो, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और प्लस चैनल पे एक नया ऑप्शन आया है ज्वाइन का, तो ज्वाइन करके आप हमारे चैनल का एक मेंबर बन सकते हो। तो आप चाहो तो ज्वाइन करके मेंबर भी बन सकते हो। उसके क्या फायदे हैं, आप जैसे ही ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थोड़ी देर में मैं वापस आता हूं। ओके, चलो मिलते हैं।